नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी तथा मानव विकास पहल ने गरीबी सूचकांक जारी किया है, जिसके मुताबिक 2005 से 2015 के बीच भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। देश में गरीबी की दर 10 साल की अवधि में लगभग आधी रह गई, यानी भारत में गरीबी दर 10 साल की अवधि में 55% से घटकर अब 28% पर यह आ चुकी है। गरीबी के दायरे में वो आबादी आती है जिसके पास जीवन यापन के लिए रोजाना $1.9 यानी करीब 130 रुपए भी नहीं होते। यूएनडीपी रिपोर्ट कहती है कि विश्व स्तर पर 1.3 अरब लोग गरीब हैं और भारत के नतीजों से वैश्विक स्तर पर गरीबी से निपटने के लिए आशाजनक संकेत मिलते हैं। तो समझेंगे कि असल में ये जो आंकड़े आ रहे हैं इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं, और अभी भी जो 4 राज्य जिनके बारे में ये रिपोर्ट कहती है कि जहां पर कुल गरीबों की आधी से ज्यादा जनसंख्या रहती है, उन राज्यों में हालात ऐसे क्यों हैं और बाकी राज्यों से वो पीछे क्यों हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, निदेशक भारतीय वित्त संस्थान से, स्वागत है आपका। हमारे साथ शिशिर सिन्हा है, वरिष्ठ उप संपादक द हिंदू बिजनेस लाइन से, आपका स्वागत है। अजय शंकर जी हैं, पूर्व सचिव DIPP वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से, आपका स्वागत है। शुरुआत में शिशिर साहब आपसे करना चाहूँगा कि जो आंकड़े हैं और जिस तरीके से है कि एक 10 साल में जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, इसे कैसे देखा जाए और बेसिक जो फैक्टर हैं क्या इसके लिए अहम कारक दिखे। देखिए, बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि विदेशी एजेंसी आपके गरीबी के आंकड़े दे रही हैं और हमारी अपनी एजेंसी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अगर आप देखें तो 2011-12 में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट जो आखिरी प्रामाणिक आंकड़ा माना जाता है, उसके बाद रंगराजन कमेटी बनाई गई और रंगराजन कमेटी ने लगभग 29.7% के लगभग में माना कि जो हमारी आबादी है वो, और अगर मैं नंबर की बात करूं तो 369 मिलियन की उन्होंने बात की थी। उसके बाद से कमेटी दर कमेटी बनती गई और आज तक हमारे पास ये स्थिति नहीं आ पाई है। अपनी एजेंसी की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे अपने जो डोमेस्टिक सोर्सेज हैं वो कैसे करें। अब एक नई बात ये आ रही है कि NSSO ने एक कंजम्पशन सर्वे किया है। अब वो कंजम्पशन सर्वे के जब रिपोर्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं एक स्थिति सामने आएगी कि ताज़ा आंकड़े हमारे पास क्या है। अब UNDP के आंकड़े आए। अब UNDP के आंकड़े के ठीक पहले मैं आपको ब्रुकिंग्स के जो हैं, जो कि एक ग्लोबल फर्म है, उनके आंकड़ों की बात कर ले तो उन्होंने मई 2018 के अंत तक बात करी कि 73 मिलियन यानी कि 7.3 करोड़ जो गरीब हैं वो, और एक्सट्रीम पॉवर्टी उन्होंने वर्ड यूज़ किया, उन्होंने केवल पुअर वर्ड यूज़ नहीं किया। और अगर मैं उनका चार्ट देखूं तो वो लगातार गिरता जा रहा है। वो ये बता रहे हैं कि देश में गरीबी कम हो रही है। तो विदेशी एजेंसियां इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि देश में गरीबी की स्थिति क्या है और क्या गरीबी कम हुई है कि नहीं। तो उन आंकड़ों के आधार पर देखें तो गरीबी कम हुई है। रंगराजन कमेटी की भी रिपोर्ट के आधार पर देखें तो वो लगभग 27.5% था, जो कि बाद में 21.2% के करीब में आया। तो वो संख्या भी कम हुई है। सबसे बड़ी हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि हमारी अपनी एजेंसी एक प्रामाणिक आंकड़ा जारी करे जिससे कि ये यकीन हो सके कि देश में गरीबी कम हुई है, और दूसरा, गरीब कौन है इसका पैमाना कैसे तय होगा। क्योंकि एक और चीज़ जो इसमें अमन साहब दिखती है कि हम अब तक देखते थे कि सिर्फ जो पैसे के लिहाज से कि कितनी उसके पास पैसे हैं और $1.9 की जब बात हो रही है, लेकिन जो UNDP की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इसके अलावा जो कई सारे पैरामीटर हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जीने का स्तर है, बाल मृत्यु दर है, पोषण, बिजली, स्वच्छता, कई सारे फैक्टर हैं जिनको कंबाइन करके ये इस बार की रिपोर्ट कहती है। किस तरीके से ये एक इशारा है, अगर इसी रिपोर्ट के एक हिस्से को मैं पढ़ रहा था, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में जिस तरीके से ये दिशा दिख रही है वो वर्ल्ड के लिए एक प्रेरक के तौर पर काम कर सकती है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ऐसे मापदंड बनाए गए हैं। अलग अलग एजेंसीज रिपोर्ट निकालती हैं, वर्ल्ड बैंक भी निकालता है, इंडिया भी निकालता है, UNDP भी निकालता है, और भी और कुछ एजेंसीज़ हैं। एक वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक है, वो भी निकालती है कि कितनी पॉपुलेशन पूरे विश्व के अंदर कहाँ कहाँ कितनी है, जिसके बेसिस पे ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने लास्ट ईयर स्टडी करी, वॉशिंगटन पोस्ट ने उसको अगस्त में किया, इंडिया में अभी रिसेंटली निकाला गया उसको। तो हमें देखने को मिला कि उसमें पॉवर्टी इंडेक्स अलग लोग क्रिएट किए गए हैं, उनको बेसिस पे किया जाता है। पहले एक समय था जब $1.25 के बेसिस पे किया जाता था, फिर $1.90 के ऊपर किया गया कि $2 से कम जो है $1.90 के ऊपर। और अब जो नया इंडेक्स वर्ल्ड बैंक प्रपोज कर रहा है जिसमें किया जाता है, जिसमें लो इनकम, मिडिल इनकम इकोनॉमीज आती हैं, उसमें $3.25 पे किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान जिसमें फॉल करता है। उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन करीबन 65% पॉवर्टी के अंडर आ जाती है एकदम से।
पर ये देखना जरूरी है कि हिंदुस्तान ने क्या किया, और बाकी ये जो सब पैरामीटर्स हैं सारे तो हिंदुस्तान नहीं लेता है जब इंडेक्स करता है, पर कुछ इसमें से लिए जाते हैं, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी है, क्या एजुकेशन क्या सिस्टम है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या सिस्टम्स हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ऐसे 7-8 पैरामीटर इनको वेट दिया जाता है। अगर हम वर्ल्ड पॉवर्टी की बात करें, जिसकी बेसिस पे ब्रुकिंग ने जो अभी बताया शिशिर ने, कि ब्रुकिंग ने जो डेटा दिया लास्ट ईयर, उसके हिसाब से करीबन 44 लोग हर मिनट पॉवर्टी से बाहर निकल रहे थे हिंदुस्तान में, और हमारी जो पॉवर्टी लेवल था वो काफ़ी हद तक नीचे आ गया था। सिर्फ 5% जो एक्सट्रीमली पुअर, या हम कहें कि एब्जेक्ट पॉवर्टी जिसे हम हिंदुस्तान में कहा जाता है, उसके अंदर आप माने जा रहे थे। अगर आज का डेटा देखें, अगर वर्ल्ड पॉवर्टी जो इंडेक्स जो रेट वो निकालता है, उसके अंदर देखें तो उसके रेट के हिसाब से इस समय सिर्फ 3.5% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं, पर इस समय रेट हमारा कम हो गया है। इस आज की डेट में जो रेट है वो 21.2% जो लोग हैं पर मिनट बाहर निकल रहे हैं पॉवर्टी में से। लास्ट ईयर का जो उनका मेका था उसमें 44 लोग आ रहे थे। तो अलग अलग इंडेक्स के बेसिस पे अलग अलग, बट फिर भी उनका रेट ये है कि 2021 तक हम एक तरीके से करीबन सिर्फ 1% एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आ जाएंगे। सरकार को देखना ये जरूरी है कि किस तरीके से माध्यम जो बनाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें देखी गई हैं, उनको किस तरीके से पूजा किया जाए। बिकॉज जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, उसके बड़े प्रॉब्लम आ रही हैं देशों में, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बड़े बड़े देशों में आ रही है कि वो हम पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और पॉवर्टी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज उसको वेटेज जो है सबसे ज़्यादा माध्यम दिया जाता है सारे के अंदर। बिकॉज जो न्यूट्रिशन है कि खाना पदार्थ क्या है, बच्चे के लिए क्या है, बड़े के लिए अलग, बच्चे के लिए क्या है, वो जरूरी है कि हम कितना दे पाते हैं। जो हम सरकारी आंकड़े की बात करते हैं, जैसे शीश ने बताया, जो हमारे पास लास्ट आंकड़ा है 2011 का है, चाहे कोई भी रिपोर्ट, चाहे तेंदुलकर साहब हो, रंजन राजन, वो सब ने रिपोर्ट ने बनाया वो 2011 के आंकड़े में। वर्ल्ड बैंक ने भी 2015 में जो रिपोर्ट निकाला उसके हिसाब से 12.5% जो लोग हैं पॉवर्टी के अंडर आते हैं, वो भी 2012 की रिपोर्ट पे ही बेस्ड है उनका जो एनालिसिस है। तो जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं उससे ये तो क्लियर निकल के आता है कि हिंदुस्तान में पॉवर्टी गिर रही है, क्योंकि उसका जो बेस इंडेक्स है, कि जैसे आपने बताया जो पैरामीटर बनाए, वो पैरामीटर्स इंक्रीज हुए हैं देखने के लिए, और वो जब इंक्रीज होता है तो वो एक बहुत मोर अप्रोप्रिएट बनता है, एक उसमें इंक्लूसिव सी चीज़ें आती हैं, और उसको देखते हुए ये तो जरूर निकल के आ रहा है कि पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, लोगों में क्षमता बढ़ रही है चीज़ें करने की, इंडेक्स भी बढ़ रहा है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए जो हम जीडीपी ग्रोथ जो 7.5% की हम देख पा रहे हैं, जो विश्व की एजेंसीज वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह कह रहे हैं, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये ग्रोथ रेट हमारा बड़े बड़े शहरों से नहीं आ रहा है जैसे पहले पिछले 20-25 सालों में आता रहा है। ये जो आ रहा है रूरल इंडिया से आ रहा है, एग्रीकल्चर इंडिया से आ रहा है। ग्रोथ मोमेंटम इतना नहीं आया, पर वहां पे जो ग्रोथ हो रही है, अदर फैक्टर्स जो ग्रो कर रहे हैं, उससे जो निकल के आ रहा है जो इंपैक्ट है, और वो मेरे विचार में पॉवर्टी का भी इंपैक्ट हमें देखने को मिला है, इसमें निकल के आया है। तभी वर्ल्ड पावर जो रेट है 3.5% तो बहुत कम माना जाता है, चाहे वो एब्जेक्ट ही माने, उसका रेट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, मिनिमम बेस लाइन लेके चले हम तब भी। अजय शंकर सर, जिस तरीके से दो चीज़ें, तो जो पैरामीटर ब्रॉड हुआ है उसके दायरे के हिसाब से, और जो अलग अलग एजेंसीज को भी देखें तो एक सुखद तस्वीर दिख रही है, एक अच्छा संकेत दिखता है भविष्य का। लेकिन दूसरा, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि, और ये रिपोर्ट भी कहती है कि 7 से 8 की विकास दर ज़रूरी है अगर आप पॉवर्टी के अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हैं। आज की जो स्थिति है वो कितनी मजबूत दिखती है इस दिशा में? नहीं, हमें तो ये एक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हम और चीन बराबर थे। साउथ ईस्टर्न, पूर्वी दक्षिण एशिया भी हमारे बराबर थे। तो चीन में अब पॉवर्टी ख़त्म है, तो हमें तो ये देखना चाहिए कि हम अपने देश में गरीबी कितनी जल्दी कैसे समाप्त करें। और मेरा मानना है कि जल्दी हम समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जितनी प्रगति हुई है तो एक अब ऐसे दौर पे आ गए हैं कि अगर हम सही कदम लें तो देश में गरीबी समाप्त की जा सकती है जल्दी ही। लेकिन गरीबी समाप्त करने के लिए 3 चीज़ों की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो जीडीपी ग्रोथ तो चाहिए ही 8-10% की, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि रोजगार का सृजन हो, जिसमें जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, और बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल, नॉन कृषि से संबंधित उनको काम मिले, जिसमें कि उनकी उत्पादकता अच्छी हो। और जब उत्पादकता अच्छी होगी तो जाहिर है कि रोज़गार मिलेगा और उनको इनकम बढ़ेगी। और तीसरी बात का हमें ये ध्यान देना है कि जीडीपी की जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव हो, ऐसा ना हो कि जो टॉप 1% हैं उन्हीं के पास रहे, वो मतलब हमारे पास बिलियनियर्स की संख्या चौगुनी हो जाए और उससे हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 8-10% हो और बाकी लोग रह जाएं।
और इसका दूसरा ढंग ये है कि अगर हमारे जो यूपी बिहार जैसे प्रांत हैं, अगर वो पीछे रह गए तो वो सारे हिंदुस्तान को पीछे रख रहे हैं, पीछे करेंगे। तो हमको क्षेत्रीय संतुलन, इक्वालिटी का संतुलन और एग्रीकल्चर से जो संबंधित रोजगार है उसको वहाँ से हटकर जो आधुनिक दुनिया है उस तरह का रोजगार, उस तरह का काम का सृजन करना है। दो चीज़ें, एक तो ये कि जब हम बात करें 7 से 8% विकास दर के साथ गरीबी को, मैं तो कहूँगा 8-10%, 8 से 10%, 8 से 10 हमारे देश के लिए संभव है और हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। हाँ। हमको 7-8 में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस दिशा के साथ साथ जो इसी रिपोर्ट का एक हिस्सा ये कहता है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुल गरीबों का आधे से ज़्यादा है। पॉलिसी ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर एक सी दिखती हैं, कई माना जाए कि लागू करने का तरीका या जिससे हम रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं वो सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि गरीबी, उसका इलाका, उसकी संख्या। देखिए बिल्कुल, और अगर मैं खास तौर पे मैं बिहार की बात करूँगा, आप अगर देखें तो 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार और झारखंड के तौर पे, और ये हुआ कि मिनरल बेल्ट जो है वो पूरा झारखंड में चला गया और बिहार के पास जो है एक तरीके से ड्राई लैंड रह गया। नतीजा क्या हुआ कि बिहार से एक बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ, जिसको हम लोग पलायन के तौर पे जानते हैं। और दूसरा क्या हुआ कि वहाँ पर लोगों के इनकम बढ़ाने के लिए जो एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए थी वो उतनी क्रिएट नहीं हो पाई। तो नतीजा क्या हुआ कि गरीबी के मामले में जिन 4 राज्यों का आपने जिक्र किया उसमें 2 राज्य, खासतौर पर मैं बिहार और उड़ीसा की बात करूंगा, झारखंड ने स्थिति बेहतर की है। इवन अच्छा उड़ीसा भी हाल के वर्षों में उड़ीसा का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। और पहले जो होता था ना वो एक बीमारू राज्य का जो कंसेप्ट होता था उससे कई लोग बाहर निकल चुके हैं। लेकिन परेशानी यह है कि अभी भी अगर आप प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से देखेंगे या रोजगार के मौके के लिहाज से देखेंगे या औद्योगिक विकास के लिहाज से देखेंगे, वो बिहार में अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और वहाँ पर ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी या तो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है या सर्विसेज सेक्टर के ऊपर है। सर्विसेज सेक्टर में अभी उस तरीके का जिसे कहा जाए कि जॉब मतलब इनकम के लिहाज से उस तरीके का ग्रोथ नहीं हुआ है। तो नतीजा हुआ है कि इन राज्यों में स्थिति जो है प्रति व्यक्ति आय, जहाँ राष्ट्रीय औसत 1,26,000 1,29,000 के लगभग में बनता है, इन राज्यों में काफ़ी कम हो जाता है। मुझे लगता है कि हम लुक ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो ये जो पूरा बेल्ट है वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, वहाँ पे इंडस्ट्री क्रिएट किया जाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाए, तो इन राज्यों की स्थिति कहीं बेहतर हो सकती है। अमन, इन राज्यों के लिहाज से फिर क्या और कदम आप देखते हैं, और स्कीम्स के लिहाज से भी क्या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स हमें लॉन्च करनी चाहिए या उसकी तरफ बढ़ना चाहिए अगर हम गरीबी उन्मूलन चाहते हैं? आपने बड़ी ठीक बात कही कि जो है स्कीम्स जो है स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, बट क्या होता है कि सरकारें स्कीम ऐसी लाती हैं जहाँ पे लोगों को निर्भर बना दें अपने ऊपर, जहाँ पे मुफ्त में चीज़ें बांटी जा रही हों, सब्सिडीज़ दी जा रही हों, वेलफेयर दिए जा रहे हों, ये कहने के लिए हम आपका स्तर बढ़ाएंगे। वो जो इस टाइप की जब स्कीमें होती हैं तो उस प्रांत के स्तर को और गिराती हैं, क्योंकि फिर एक वो मोटिवेट कर रही हैं उन लोगों को कि जब बिना काम किए पैसा मिल रहा है तो फिर मैं काम करके पैसा क्यों कमाऊं। जो स्कीम सरकारों को या राज्य को, चाहे राज्य सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, उनको जो स्कीम लागू करनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो एम्पावर करें, एक चीज़ को मेहनत बनाने के लिए करें कि हाँ आप ये काम करिए तो हम आपको ये चीज़ें मिलेंगी, चाहे मुद्रा के थ्रू हो, चाहे और टाइप की स्कीम्स हो कि आप हाँ जी आप ये काम करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपके जाके सरकार ने कोशिश की कुछ सालों में ये करने की, पर काफ़ी सारे प्रांतों में अभी भी ये स्कीम्स लागू हो नहीं पाई हैं पूरी तरीके से जैसे सरकार चाहती थी। जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी करने की, उनको लगेगा हाँ बिजली पहुंच गई, सरकार ने कोशिश की कि हर एक शहर तक हम बिजली पहुंचा सकें। जब बिजली पहुंचेगी तो वो उस तरीके से काम सोच सकेगा कि मैं ये काम करूं, पर अगर नहीं पहुंचेगी तो आदमी सोच ही कह सकता है कि मैं काम करूं। तो इन चीज़ों के अब जैसे हम हेल्थ स्कीम की बात करते हैं, हेल्थ स्कीम में कोशिश किया गया कि नए नए जो क्लिनिक्स हैं, नए नए हॉस्पिटल्स को इंटीग्रेट किया जाए, नई नई इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसमें करें, तो वो छोटे छोटे शहरों में जाएं, क्योंकि बड़े बड़े अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे थे। जब इस टाइप की चीज़ें जब आदमी सोचेगा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे को एक सहूलियत मिलेगी, मेरे को सरकार से भी सहूलियत मिलेगी, बैंकों से भी सहूलियत मिलेगी, तो मैं आगे जाके कर सकूँगा। एक एम्पावरमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कृषि में हो चाहे वो किसी और क्षेत्र में हो। मेरे विचार में उस टाइप की स्कीमें, चाहे कॉरिडोर खोलें हम देखें
डिफेंस के अंदर। पहली बार से हिंदुस्तान में अपना रुपया जो है अपने कागज पे प्रिंट होता है, अपनी इंक से प्रिंट होता है। एक जो आदमी देख नहीं सकता उसके लिए वो उन्होंने रुपया बनाया है। जो पहली बार हम अपनी सैटेलाइट हिंदुस्तान में अपनी धरती से लॉन्च कर रहे हैं, नहीं तो कनाडा से या रशिया से करते थे। ऐसी काफ़ी सारी, पहली ट्रेन हमारी बनी जिसमें इंडिपेंडेंट इंजन हैं, इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंट इंजन सिस्टम्स हैं जो एक एक बोगी में लगे हुए हैं। पहली बार ऐसा चीज़ हमें देख, मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, इंडिजनाइजेशन जो चीज़ों का हो रहा है, ये बहुत बड़ा महत्व है। इससे एक मोटिवेशन मिलता है एक हिंदुस्तानी को कि मेरे को लगेगा कि आगे जाके कुछ मैं भी ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कुछ करूँ तो जो सरकार करे और उससे हम आगे बढ़ने की बात हो सके। मेरे विचार में इसके ऊपर तजव्वू देना जरूरी है। इसके बदले कि हम बाहर जाके कर लें या बाहर से इंपोर्ट कर लें चीजें, तो ये जो डिफेंस कॉरिडोर खोले गए, अभी बजट में अनाउंस हुआ हमारे रिसेंटली कि जो है वाटरवेज को हम एनहांस करेंगे, वाटरवेज में हम कॉरिडोर्स खोल रहे हैं, तो उससे जो माध्यम बनेंगे और चीजें बनेंगी, जो वो सेक्टर्स हैं ज्यादातर जो फिशरी के ऊपर डिपेंडेंट थे या छोटे छोटे माध्यमों पर डिपेंडेंट थे, अब वो सोचेंगे कि हम ये भी कर सकते हैं। क्या बड़ी स्कीम्स है नेशनल लेवल जो स्कीम्स है, इंडिजिनस आप उसकी बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा क्रूशियल हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से जैसा, या फिर जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा कई राज्यों ने अपनाई और दक्षिण में देखा कि उसको बेहतर तरीके से लागू भी किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उससे कहीं ज़्यादा बर्डन बढ़ता है और गरीबी दूर नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हकीकत है क्या? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर आप वेलफेयर में बहुत कुछ कर लेते हैं तो जो बहुत गरीब है उसको पूरा खाने को मिल जाए तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ये है कि जब तक बाज़ार की शक्तियां हैं, उनको इन जो पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ उनको हम मजबूत नहीं करते हैं कि वो अपनी पूरी शक्ति से काम करें और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाएं। तो एक नए तरह की सोच की ज़रूरत है कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं हमारे, उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे बड़े हैं, तो वहाँ बाज़ार की शक्तियों को हम कैसे मजबूत करें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या भौतिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो वहाँ आ गया है, तो हर घर में बिजली पहुँच रही है, अगले साल तक पहुँच जाएगी, हर गांव में पक्की सड़क हो गई है। तो जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो है आज, लेकिन बाज़ार की शक्तियाँ इन दोनों प्रदेशों में बहुत कमज़ोर हैं। अब क्या कारण है उस पर तो पीएचडी बहुत हो सकती है, लेकिन सरकार को और हम सब लोगों को सोचना चाहिए इन दो प्रांतों में बाज़ार की शक्तियों को हम कैसे मजबूत करें, जिसमें पूंजी निवेश हो और ऐसा पूंजी निवेश हो जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। अब आप बराबरी देख लें कि बांग्लादेश है बगल में, और बगल में हमारा बंगाल है, बिहार है, यूपी है। अब बांग्लादेश में गरीबों को रोज़गार बहुत मिला है क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री उनके यहाँ बहुत आगे फ्लोरिश है। बिल्कुल। अब हमारे ये तीन प्रांत देख लीजिए, यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री है ही नहीं। तो हमें सोचना है कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वहाँ हम इन प्रांतों में बाज़ार शक्तियों को कैसे मजबूत करें, कैसे उनके साथ काम करें कि रोज़गार पैदा हो, लोगों को रोज़गार मिले। तो बिहार का जो मजदूर है अभी जाके वो गारमेंट फैक्ट्री में बेंगलोर में काम करता है, कोयम्बटूर में काम करता है। अब हमको बिहार यूपी में ये सोचना है कि कैसे हम निवेश ले आए जिसमें लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि दूसरा निवेश होता है कि इतने लाख करोड़ आ गए लेकिन एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट बन गया तो वहाँ रोज़गार नहीं मिलता है। तो हमें ये भी देखना है कि हम वहाँ निवेश कैसे ले आए जिससे लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिले। तो एक नए तरह की सोच की ज़रूरत है। वही इसीलिए मैं पूछा था कि क्या स्टेट स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक हमें इंडस्ट्री लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है और उसकी तरफ हमें स्कीम्स बनानी होगी, ना कि एक क्यूमुलेटिव जब हम बात करते हैं कि एक बड़ी स्कीम या निवेश के ज़रिए हम देश की गरीबी को दूर कर पाएंगे। अगर आप पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, तमाम राज्यों के बीच निवेश जुटाने की एक होड़ सी मची है। हर राज्य अपने अपने स्तर पर निवेश सम्मेलन आयोजित करता है। आप देखेंगे कि एक अमुक राज्य में इतने मिलियन इतने बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन वही बात आती है कि इन राज्यों में जहां पर वाकई में ज़रूरत है, मैं जैसे बिहार का जिक्र करूं, अब जैसे उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में एक हिस्सा अगर आप नोएडा को ले लीजिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या वेस्टर्न यूपी का कुछ हिस्सा ले ले, वहाँ पर जो इंडस्ट्री है, या फिर ईस्टर्न यूपी में अगर आप भदोही और वो कारपेट एरिया, कारपेट बेल्ट ले ले, वहाँ पे जो है, उसके अलावा बाकी जगहों पर उस तरीके का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। कानपुर एक समय में मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, आज वहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स की क्या हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और नतीजा क्या है कि वहाँ पर जब लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा, तब तक जिसको हम लोग कहते हैं ना कि वहाँ की समृद्धि नहीं आ सकती है। जब आप पलायन करके जाते हैं तो आपके खर्च बढ़ जाते हैं। आप वहाँ पे 500 रुपया कमाते हैं तो वहाँ 400 खर्च करते हैं, 100 भेजते हैं। यहाँ पे आप 300 कमाएंगे तो 300 रुपये का यहाँ खर्च होगा।
तो लोकल लेवल की पॉलिसी चाहिए, स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी चाहिए। और ये अच्छी बात है कि राज्यों के बीच एक होड़ मची है कि कौन कितना ज़्यादा निवेश जुटा सकता है। लेकिन वहाँ पर परेशानी है कि कुछ राज्यों की स्थिति अभी वैसी नहीं बन पाई है कि वो इन निवेश सम्मेलनों के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश जुटा सकें। मुझे लगता है कि यहाँ पर उन राज्यों को किस तरीके से हम प्रमोट करें, और जब हम पूरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो हम बजाय कि वेस्ट और साउथ के हम फोकस करें, हम उसमें ईस्ट को हाईलाइट करें, ताकि वहाँ पर लोग आकर के लगाएं। क्योंकि वही लेबर आपका कोयम्बतूर में, आपका जो साउथ के आपके गारमेंट फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे वो बहुत अच्छा काम करता है, वो अपने घर में भी तो अच्छा काम कर सकता है। मजबूरी उसकी है कि यहाँ पर उसके लिए फैक्ट्री नहीं है। अगर वो फैक्ट्री यहाँ पे लगा सके तो मुझे लगता है कि केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, दोनों ही स्तर पे आपको एक पॉलिसी ऐसी लानी होगी कि उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा सके। जिगर सर, एक और चीज़ कहा जाता है कि कृषि पर ज़्यादा निर्भरता क्या वाकई बड़ी वजह रही है और हमें उसे एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप नहीं कर पाए हैं? उसमें पोटेंशियल है? नहीं, कृषि में पोटेंशियल तो बहुत है। और एक जो बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है कि हमने माना कि कृषि एक औद्योगिक कार्य नहीं है, तो अगर सिंचाई के लिए हमने बिजली दे दी तो पर्याप्त है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी सोच में, क्योंकि कृषि आजकल उतनी ही तकनीकों का इस्तेमाल करता है जैसे कि और उद्योग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कृषि में हमें उत्पादकता बढ़ानी है तो 24 घंटे बिजली और निवेश की ज़रूरत है वहाँ। लेकिन जैसे ही कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी तो जो लोग पहले हाथ से ज़्यादा काम करते थे खेतों में, उनको अब कुछ और काम मिलना चाहिए। लेकिन जो एक नई क्रांति हुई है, जो टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल क्रांति हुई है, उसका एक ये परिणाम है कि ज़रूरी नहीं है कि हम दिल्ली में या एनसीआर में आए तभी हम एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए उत्पादक या प्रोडक्टिव काम कर सकें। हम छोटे गांव में भी कर सकते हैं, छोटे शहर में भी कर सकते हैं। लेकिन इसका पूरा फ़ायदा हम ले पाएंगे ये हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि एक नई तरह की पॉलिसी, एक नए तरह की सोच की ज़रूरत है कि एक बिहार के छोटे गाँव में भी हम ग्लोबल लिंकेज बना के हम कैसे वहाँ उत्पादकता बढ़ाएं और रोज़गार दें। क्योंकि जैसे कॉल सेंटर्स हिंदुस्तान में एक समय में आए थे जी, तो इस तरीके से प्रोडक्शन सेंटर्स भी बहुत तेज़ी से ले जाए जा सकते हैं हमारे पिछड़े हुए इलाकों में। लेकिन इसके लिए नए सोच, नई पॉलिसीज़ की ज़रूरत होगी। मैंने कहा आखिरी कमेंट, कुछ और ऐसे कदम जिसको लगता है आपको कि जो लक्ष्य हमने रखा हुआ है, कई जगहों पर 2023 की बात हो रही है, हालांकि 2030 में गरीबी खत्म होने की बात की गई थी, उसे हम जल्दी अचीव कर पाएँ? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार लगी हुई है। और ये देखा गया है कि चाहे कोई भी सरकार आए, ये हिंदुस्तान जो है एक जो राह पे चला है उससे डगमगा नहीं रहा है। थोड़ा कम ज़्यादा होता है पर डगमगाता नहीं है। जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने वेलफेयर स्टेट की बात की, बड़े बड़े देश, फिनलैंड जैसे देश में देखा गया कि जब जैसे लार्जेस बांटे गए तो वहाँ पे इफेक्टिवनेस नहीं देखी गई। दूसरी चीज़ जो जीएसटी की मैं कहना चाहता, जो शिशिर ने भी कहा कि इंडस्ट्रीज लोकलाइज, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैं जब जाता था वर्ल्ड बैंक मीटिंग्स में, OECD की मीटिंग्स में, ADB की एनुअल मीटिंग्स में जब मेरे को बुलाया जाता है, जाता हूँ मैं वहाँ पे हर साल, तो उसमें देखने को मिला है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहते थे कि हम एक प्रांत में तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, दूसरे प्रांत में अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो टैक्स फ्रेमवर्क था बड़ा डाइवर्स था। अब जो GST आया है उसकी वजह से काफ़ी सहूलियत हुई, और हमें इसको देखते नजर आ रहा है कि $6 बिलियन के करीब, $5.5 और $6 बिलियन के बीच में करीबन हर महीने हिंदुस्तान में निवेश हो रहा है। जबकि मंदी सारी दुनिया में छाई हुई है, पर हिंदुस्तान में अभी भी एक बाहर का निवेशक करीबन $5.5 से $6 बिलियन हर महीने लेके आ रहा है निवेश करने के लिए। तो ये एक चीज़ जो है हमारी प्रगति की तरफ जाती है, और जो हमारी गरीबी को भी हटाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी उठाएगी, और जो आपने पैरामीटर्स कहे थे, न्यूट्रिशन हो, एजुकेशन हो, उसको बढ़ोतरी देगी। बिकॉज बहुत सारे एवेन्यूज अब हिंदुस्तान के सामने खुलते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक यूथ के लिए भी हैं, एक मिडिल एज के लिए भी हैं, और एक एल्डरली के लिए भी अब निकल के आ रहे हैं। वो हमें देखने को मिल रहे हैं हिंदुस्तान में आज के समय में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि देश में जो गरीबी कम हो रही है इसके पीछे के फैक्टर क्या हैं, कुछ राज्य पिछड़े हुए क्यों हैं, और उन्हें दौड़ में आगे लाने के लिए किन कदमों की जरूरत है। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था 26 मार्च को फोन टैपिंग और प्राइवेसी को लेकर। उसमें स्नेहा वर्मा लिखती है कि फोन टैपिंग को सीमित मात्रा में ही लागू करना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। फोन टैपिंग के नियम और कानूनों में कुछ बदलाव किया जा सकता है ताकि ये कानून और भी ज़्यादा मजबूत और प्रभावी दिखें। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना में भेज सकते हैं। साथ ही हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।